स्वागत है उत्तराखंड टेस्ट सीरीज में। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है उत्तराखंड के लोक नृत्य। जैसा कि मैंने आपको सुबह अपडेट कर दिया था पोस्टर के माध्यम से। तो बिना वक्त जाया करे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और कि कल मैंने जो पढ़ाया था उसका मॉक डालने को बोला था आज, लेकिन मैं डाल नहीं पाया। तो वो मॉक आपको कल मिल जाएगा और जो आज पढ़ा रहा हूँ इसका भी मॉक कल मिल जाएगा। यानी कि 20 क्वेश्चन कल वाले के, 20 क्वेश्चन आज वाले के, दोनों मिल जाएंगे आपको। आज मुझे थोड़ा टाइम नहीं हो पाया, इसलिए मैं मॉक नहीं डाल पाया। तो वो कल मिल जाएगा आपको। तो और कोई डाउट रहा हो आप कमेंट करके डाउट पूछ सकते हो। उस डाउट को हम संडे वाली क्लास में कवर कर लेंगे। ज़्यादातर हम डाउट सेशन संडे को ही रखेंगे, ताकि संडे को थोड़ा टाइम भी ज़्यादा मिलता है और उस दिन हम थोड़ा 1 घंटा 1.5 घंटा क्लास अगर ज़्यादा भी करें तो चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल हम आज के टॉपिक पर आते हैं। तो हेडिंग लिखिएगा, उत्तराखंड की लोक नृत्य। इसमें जो पहला नृत्य आएगा वो आएगा नागार्जुन नृत्य। इसको हम नागराज नृत्य भी बोलते हैं। नागार्जुन नृत्य को, ठीक हो गया, नागार्जुन नृत्य या नागराज नृत्य। तो इसमें लिखना पहला पॉइंट, इसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन होता है। ठीक हो गया, पहला पॉइंट तो आएगा कि कृष्ण की लीलाओं का वर्णन होता है। कृष्ण की लीलाओं का वर्णन। दूसरा, अगर इस नृत्य के बारे में बात करें तो गढ़वाल व कुमाऊं क्षेत्र में इसे देवता नृत्य भी कहते हैं। ठीक है, इसे या लिख लो, इसे देवता नृत्य भी कहते हैं। देवता नृत्य, हमारे यहाँ जागर लगते हैं ना, ठीक है, तो वो वही है देवता नृत्य। ठीक हो गया, इसे देवता नृत्य भी कहते हैं। अब इसमें जो नाचता है, जो यहाँ जो नृत्य करता है, इसी में जो नृत्य करता है उसको हम पशुआ कहते हैं। पशुआ, जो नृत्य करता है या नाचने वाला जो होता है उसे पशुआ कहते हैं। और एक पॉइंट और बनेगा कि इस नृत्य में थाली का प्रयोग होता है। थाली, जिसको अगर उसमें कहें तो डोर। थाली या डोर, या इसमें डोर का प्रयोग होता है या थाली का प्रयोग होता है। प्रश्न बन सकता है कि किस नृत्य में थाली का प्रयोग होता है या किस नृत्य में डोर का प्रयोग होता है। या ऐसा आ सकता है कि नागार्जुन नृत्य में जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है उसे क्या कहा जाता है। थाली ऑप्शन न होकर डोर ऑप्शन हो सकता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, थाली या डोर जो भी होगा वो किस में होगा, नागार्जुन नृत्य में। ठीक हो गया। आपका अगला पॉइंट बनेगा इसी में, अगर आप नोट कर रहे हो तो देखो, नृत्य करने वाले को तो पशुआ कहते हैं। जो नचाता है, यानी कि जो नृत्य करवाता है या नचाता है, जो नचाता है उसे बोलते हैं जागरी, या इसी को लिख देना जगरिया। जागरी या जगरिया, जो नचाता है उसे जागरी या जगरिया कहते हैं, नचाने वाले को। ठीक हो गया। और नाचने वाले को क्या बोलेंगे, पशुआ। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा, पशुआ वाला। थाली इंपॉर्टेंट है और जागरी या जगरिया इंपॉर्टेंट है। और एक पॉइंट और बताया था कि इसे क्या देवता नृत्य भी कहा जाता है। एक प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य को देवता नृत्य कहा जाता है, तो वो है नागार्जुन नृत्य। अब आजकल प्रश्न पूछने का थोड़ा तरीका, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा ही होगा, वन लाइनर फॉर्म पे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, या तो मिलान करो में आ रहा है, या आपका 3-4 पॉइंट देगा और बताएगा कि पूछेगा इनमें से कौन सा सही है, या ऐसा भी पूछेगा कि इनमें से कौन सा गलत है। तो उस कंडीशन में आपने ये पॉइंट आपको याद करने हैं। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो नागार्जुन नृत्य से ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इन पॉइंट को आप याद कर लीजिएगा। अब आते हैं अगले नृत्य में। अगला नृत्य लिखना नरसिंह नृत्य। नरसिंह नृत्य। अब नरसिंह नृत्य में आपको पहला तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि गोरखनाथ के
तो नरसिंह नृत्य में आपको ये याद रखना है कि गोरखनाथ के शिष्य के रूप में इसकी पूजा होती है, नरसिंह की। पहली बात, गोरखनाथ या गुरु गोरखनाथ लिख सकते हो। गुरु गोरखनाथ के शिष्य के रूप में पूजा होती है, शिष्य के रूप में पूजा। नरसिंह देवता की गुरु गोरखनाथ के शिष्य के रूप में पूजा होती है। ठीक हो गया। अब इस नृत्य में, जो नरसिंह नृत्य है, इस नृत्य में गोरखनाथ के दो रूप मिलते हैं। पहला रौद्र, ठीक हो गया, पहला रौद्र रूप मिलता है और दूसरा कोमल रूप। तो किस नृत्य में गोरखनाथ के दो रूप मिलते हैं, आपसे अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो कुछ में नरसिंह नृत्य में। ठीक है। अब जो रौद्र रूप है उसको क्या कहा जाता है? उसको बोला जाता है डांडिया नरसिंह, डांडिया नरसिंह, नरसिंह। और जो कोमल रूप है उसको बोला जाता है दूधिया नरसिंह, दूधिया नरसिंह। ठीक है। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मैं रिपीट कर रहा हूँ। नरसिंह नृत्य गोरखनाथ के शिष्य के रूप में नरसिंह को गोरखनाथ के शिष्य के रूप में पूजा जाता है। और इस नृत्य में दो रूप मिलते हैं गोरखनाथ के, पहला रौद्र रूप, दूसरा कोमल रूप। रौद्र रूप को बोला जाता है डांडिया नरसिंह और कोमल रूप को बोला जाता है दूधिया नरसिंह। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। अगला नृत्य आता है पांडव नृत्य। पांडव नृत्य, हैंडराइटिंग थोड़ा अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, थोड़ा आदत नहीं है मुझे लिखने की टैब में, तो धीरे धीरे मेरी आदत हो जाएगी। तो फिलहाल अगला नृत्य पांडव नृत्य है। अब इसमें पॉइंट याद रखना कि यह नृत्य खुले मैदान में किया जाता है। पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना कि यह नृत्य खुले मैदान में किया जाता है। कौन सा नृत्य? पांडव नृत्य। ठीक हो गया। अब ये खुले मैदान में क्यों किया जाता है? ताकि अधिक लोग इसमें भाग ले सकें। ठीक है, ताकि खुले मैदान में करने का रीजन क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा। अब इसको मंडाण नृत्य भी कहा जाता है, मंडाण नृत्य। ठीक है, मंडाण का मतलब होता है जब बहुत सारे लोग डांस करते हैं उसे कहते हैं मंडाण। ठीक है, मंडाण नृत्य। तो खुले मैदान में इसीलिए किया जाता है, एक मतलब आपको मिलाते हुए चीज़ें बता रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सके, इसलिए इसको खुले मैदान में किया जाता है। इसमें महाभारत के प्रसंगों का भी वर्णन किया जाता है। ठीक है, तो क्योंकि पांडव नृत्य, आपको जाहिर सी बात है कि पांडवों का जो कनेक्शन है वो महाभारत से है, तो महाभारत के प्रसंगों का वर्णन किया जाता है। अगला पॉइंट बनेगा आपका कि इसमें महाभारत के प्रसंगों का, महाभारत के प्रसंगों का वर्णन, महाभारत के प्रसंगों का वर्णन किया जाता है। तो यह हो गया आपका पांडव नृत्य। ठीक हो गया। अगला नृत्य आते हैं चौफुल नृत्य या चौफुला नृत्य। ठीक है, तो अगला नृत्य आएगा आपका चौफुल या चौफुला नृत्य। अब इस चौफुला नृत्य से आपके कुछ पॉइंट इंपोर्टेंट बनेंगे। पहला कि यह नृत्य श्रृंगार प्रधान नृत्य है। श्रृंगार प्रधान। यह नृत्य श्रृंगार प्रधान नृत्य है। ये इंपॉर्टेंट रह जाएगा आपका पॉइंट, क्योंकि बार बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य श्रृंगार प्रधान है या चौफुला नृत्य किस प्रकार का नृत्य है। ठीक है, श्रृंगार प्रधान नृत्य है। ठीक है। दूसरा, बसंत के आगमन पर यह नृत्य किया जाता है।
बसंत के आगमन पर। बसंत के आगमन पर यह नृत्य किया जाता है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब ये नृत्य जो है वो गुजरात के गरबा और असम के बिहू से मेल खाता है, तो इसको उनसे इसकी वो की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है कि ये नृत्य किसके समान है। गुजरात के गरबा, गुजरात गरबा शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। गुजरात के गरबा और असम असम के बिहू के समान यह नृत्य है, ठीक है। गुजरात के गरबा और असम के बिहू के समान क्या सा नृत्य है? चौफला नृत्य। ये चौफला नृत्य भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अभी लिखा दूंगा नाम में, ठीक है। अब इस नृत्य में की खासियत है चौफला की कि इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट लगाना, का प्रयोग नहीं होता। इसको लिख लेना कि इस नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। इंपोर्टेंट पॉइंट है। कौन सा ऐसा नृत्य है जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता? तो कौन सा है? चौफला, चौफुला या चौफुल, जो भी कहते हो। अभी मैं बता दूंगा कि क्या है, अलग अलग नामों का हो, ठीक हो गया। तो यह नृत्य क्या होता है? वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है इसमें, ठीक है। और इस नृत्य में स्त्री और पुरुष साथ साथ या अलग अलग नृत्य करते हैं, ठीक है। इस नृत्य में स्त्री और पुरुष नृत्य करते हैं, तो साथ साथ अलग अलग ही नृत्य करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, स्त्री और पुरुष तो नृत्य करते हैं, लेकिन अगर पुरुष नृत्य करते हैं तो उसको चौफुला बोला जाता है। ये इंपोर्टेंट रखना, चौफुला जब पुरुष नृत्य करे और स्त्री नृत्य कर रही है तो उसको चौफुलो बोला जाता है। चौफुलो, स्त्री साथ साथ नृत्य करते हैं, अलग अलग नृत्य करते हैं, और स्त्री का नृत्य करे तो चौफुलो, पुरुष नृत्य करे तो चौफुला, ठीक हो गया। एक पॉइंट और ऐड कर देना इसी में कि चौफुला को चमफुली नृत्य भी कहा जाता है। ये इंपोर्टेंट पॉइंट रखना है, इसको भी ये लिख देता हूं मैं सिंपल, ठीक है। चौफुला नृत्य को चमफुली नृत्य भी कहा जाता है। कल मैंने क्लास रिकॉर्ड करी थी, तो बाद में मैंने देखा तो थोड़ा मुझे लगा, खुद मुझे भी लगा कि मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ, आराम से बोल रहा हूँ, थोड़ा धीरे, मतलब स्लो हो रही है क्लास, और थोड़ी लंबी भी लग रही होगी शायद, मुझे ऐसा लगा। बाकी आप लोगों को जैसा ठीक लगे। तो मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा, अगर आप लोगों को क्लासेस थोड़ी स्लो लग रही हैं, क्योंकि मेरा थोड़ा धीरे बोलने की आदत है, धीरे धीरे मैं इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट करूँगा। तो फिलहाल तो नहीं हो सकता तेज़ी से बोलना। अगर आपको थोड़ा धीमा लग रहा हो तो आप क्या कर सकते हैं, अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, और अगर एप्लीकेशन पे देख रहे हो तो वहाँ भी आपके आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि आप उसकी स्पीड बढ़ा लो। ज़्यादा नहीं बढ़ानी आपने, 1.25 या 1.75 जो भी है एडजस्ट करके देख लीजिएगा। 2x से ज़्यादा मत जाना, क्योंकि वो ज़्यादा ही तेज़ हो जाएगा। अपने कंफर्ट के हिसाब से देख लीजिएगा, अदरवाइज अगर यही आपके लिए कंफर्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है। बस अभी दिमाग में आया थोड़ा, मैंने बता दिया, ठीक है। तो चौफुलाट को चमफुली नृत्य भी कहा जाता है, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब एक पॉइंट और आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहली बार यह नृत्य किसके द्वारा किया गया? माँ पार्वती द्वारा। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यह नृत्य माँ पार्वती द्वारा किया गया था। तो एक पॉइंट बन जाएगा कि पहली बार यह नृत्य माँ पार्वती द्वारा किया गया, डैश करके, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए।
के लिए। इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, ठीक है। तो पहली बार यह नृत्य माँ पार्वती द्वारा किया गया भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। और मैंने बताया था कि यह नृत्य क्या है, श्रृंगार प्रधान नृत्य है। और एक चीज और बताया था कि इस नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। अगर आपको इन सभी चीजों को जोड़ते हुए अगर आपको पढ़ना है तो एक चीज बता सकता हूँ मैं आपको कि माँ पार्वती द्वारा यह नृत्य किया गया था किसको, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। अब भगवान शिव को प्रसन्न करना है और माँ पार्वती अगर ने ये नृत्य किया था तो भगवान शिव ये मान सकते हो, मतलब आप एक वो बना सकते हो कहानी, आप मुझे नहीं पता कैसा हुआ होगा, लेकिन ऐसा कह सकते हो कि भगवान शिव तपस्या पे बैठे होंगे और माँ पार्वती ने यह नृत्य शिव को प्रसन्न करने के लिए किया होगा, लेकिन उनकी तपस्या भंग न हो इसीलिए उन्होंने वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया, इसीलिए इस नृत्य पे वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक हो गया, तो ऐसे आप इस चीज़ को याद कर सकते हो। ठीक हो गया। और मैंने बता दिया कि यह क्या है, स्त्री और पुरुष साथ में मिलके इस नृत्य को करते हैं, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा, सामूहिक नृत्य। ठीक है, यह सामूहिक नृत्य है, या यह सामूहिक नृत्य है, यानी कि स्त्री और पुरुष एक साथ इसमें क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। ग्रुप में इसमें क्या होता है, डांस होता है। कौन सा, चौफला, चौफुलो या चौफुला, जो भी नाम आए, ठीक है, या चमफुली नृत्य। ठीक हो गया। तो ये नृत्य इंपॉर्टेंट था, इसको आपने नोट कर लिया होगा। इसके सारे पॉइंट आपको जो जो मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट है। बाकी फिर अगले नृत्य में आते हैं। अगला नृत्य आएगा आपका झुमेलो नृत्य। झुमेलो, ठीक है, झुमेलो नृत्य। तो पहला पॉइंट इसमें बन जाएगा कि गढ़वाल में यह नृत्य बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध है गढ़वाल में। बसंत ऋतु के समय यह नृत्य किया जाता है। ठीक हो गया। कौन सा, झुमेलो नृत्य बसंत ऋतु के समय किया जाता है। विष्णुवत पंचमी तक यह नृत्य चलता है। जो ये झुमेलो नृत्य है ये मायके की याद से जुड़ा हुआ नृत्य है कि विवाहित महिलाएं क्या करती है, मायके की याद में इस नृत्य को करती है। किसको, झुमेलो को। ठीक हो गया। और इसमें क्या बनेगा, प्रेम प्रसंग नृत्य भी कह सकते हो उसको। ठीक है, तो इसके कुछ पॉइंट है, मैं लिख देता हूँ की पॉइंट जो इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये बनेगा कि विवाहित महिला द्वारा यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट, विवाहित महिला द्वारा किया जाता है। ब्रैकेट में एक चीज और लिख देना, मायके की याद में। झुमेलो नृत्य विवाहित महिलाएं क्या करती है, मायके की याद में करती है। ठीक है, अगर इसकी श्रेणी की बात करें, यह नृत्य जंभालिका श्रेणी में आता है। जंबालिका श्रेणी में आता है। कौन सा, झुमेलो नृत्य। ठीक हो गया। इसी में एक पॉइंट और बनता है इंपॉर्टेंट कि नारी की हृदय वेदना को अभिव्यक्त करने वाला नृत्य झुमेलो। ठीक है, तो प्रश्न ऐसे आएगा, तो आप लिखो, यह नृत्य नारी की हृदय वेदना को अभिव्यक्त करने वाला नृत्य है। कौन सा, झुमेलो। ठीक हो गया। और ये तो बता दिया मैंने कि यह नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं द्वारा। और गढ़वाल में क्या है, ये प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, और भाव प्रधान नृत्य भी, ये भी लिख सकते हो, क्योंकि अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है, क्योंकि याद आ रही है तो एक प्रकार से वो क्या है, भावना है। ठीक है, तो लिखना, यह भाव प्रधान नृत्य है। भाव प्रधान नृत्य, भाव प्रधान नृत्य है कौन सा, झुमेलो। ठीक हो गया। तो ये पॉइंट आपके इंपोर्टेंट हो जाएंगे। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। पहला पॉइंट तो मैंने क्या बताया था आपको
कि गढ़वाल में प्रसिद्ध है। दूसरा मैंने बताया था कि बसंत ऋतु से विष्णुवत पंचमी तक यह नृत्य किया जाता है। मायके की याद से जुड़ा हुआ नृत्य है या मायके की याद में किया जाने वाला नृत्य है। विवाहित महिलाओं द्वारा किया जाता है नृत्य, और यह क्या है, भाव प्रधान नृत्य है। और अगर इसकी श्रेणी रखें तो क्या है, जम्बालिका श्रेणी का नृत्य है ये। ठीक, और क्या पॉइंट बना था इससे, और हाँ, ये इम्पोर्टेंट था कि नारी की हृदय वेदना को अभिव्यक्त करने वाला नृत्य है कौन सा, झुमेलो। ठीक हो गया, तो झुमेलो भी हमने कवर कर दिया है। अगला नृत्य आता है आपका थड़िया नृत्य। थड़िया नृत्य, ठीक है। तो थड़िया नृत्य, अब इसमें एक चीज मैं बता देता हूँ। थड़िया, थड़िया में एक शब्द आ रहा है थड़, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखते हैं, मैंने थड़िया लिख दिया ऐसे, थड़िया आधा ड़ा होता है, मैंने री या कर दिया, तो इसको ठीक कर लीजिएगा। थड़िया, थड़िया नृत्य ऐसे होता है, ठीक है, थड़िया नृत्य। तो इसमें एक शब्द आता है थड़। थड़ माने होता है आंगन, ठीक है। तो थड़िया यानी कि थड़, थड़ माने आंगन। तो इसमें बनेगा कि विवाहित महिला क्या करती है, पहली बार ससुराल से मायके आने के उपलक्ष्य में यह नृत्य करती है। झुमेले नृत्य मायके की याद में, उनको मायके की याद आई थी, उन्होंने अपने ही ससुराल में क्या करा, झुमेलो नृत्य करा। अब उसके बाद थड़िया नृत्य यानी कि वो मायके चली गई है, उनको मायके की याद आई, मायके चली गई। अब मायके जाके उन्होंने कौन सा नृत्य करा, थड़िया नृत्य, ठीक है। तो पॉइंट बनेगा कि विवाहित महिला द्वारा पहली बार ससुराल से मायके आने के उपलक्ष्य में यह नृत्य किया जाता है। ठीक हो गया। तो आंगन का मतलब घर के आंगन में, घर के आंगन में, ठीक है। मायके आने के उपलक्ष्य में, मायके आने के उपलक्ष्य में, मायके आने के उपलक्ष्य में घर के आंगन में कौन सा नृत्य किया जाता है, थड़िया नृत्य। और किसके द्वारा किया जाता है, विवाहित महिला द्वारा पहली बार, ठीक है। जब पहली बार वो अपने घर आती हैं, पहली बार, पहली बार, तो कौन सा नृत्य किया जाता है, थड़िया नृत्य, ठीक है। यह नृत्य लास्य शैली का नृत्य है, ये मैंने बता दिया आपको, नहीं भी बताया तो नोट कर लीजिएगा, लास्य श्रेणी का नृत्य है, ठीक है। या इसको श्रेणी ना कह के लास्य शैली, लास्य शैली श्रेणी जो भी कहते हो, लास्य शैली का नृत्य है, ठीक है। और इस नृत्य में केवल महिलाएं भाग लेती हैं। और इससे पहले झुमेलो बताया, ये भी केवल महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट करती है। लेकिन जो मैंने चौफुला नृत्य बताया था उसमें महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, और वो एक प्रकार का क्या है, सामूहिक नृत्य है। ठीक हो गया, तो ये पॉइंट आपने बना लिए होंगे। ठीक, अब अगले नृत्य में आते हैं, अगला है छोलिया नृत्य। छोलिया नृत्य, तो छोलिया नृत्य के बारे में अगर पहला पॉइंट लिखें तो यह एक प्रकार का क्या है, युद्ध नृत्य है। कौन सा, छोलिया नृत्य। पहला पॉइंट, यह युद्ध नृत्य है। दूसरा पॉइंट अगर इसमें बनाना चाहो तो कुमाऊं में इसको छोलिया नृत्य कहा जाता है। छोलिया, हम इसको छलिया भी बोलते हैं, जैसे हमारे लोकल आम बोलचाल में इसको छलिया नृत्य बोलते हैं हम, छलिया। छोलिया नहीं, छलिया बोलते हैं हम, लेकिन किताब में आपको छोलिया ही मिलता है, तो ध्यान रखना छलिया नृत्य भी हो तो यही होगा, छलिया, करतब दिखाने वाला, ठीक है। गढ़वाल में, गढ़वाल, गढ़वाल में इसी नृत्य को बोला जाता है सरो नृत्य, ठीक। और भोटिया जनजाति के लोग इसको पौड़ा नृत्य कहते हैं, ये भी लिख देता हूँ, भोटिया जनजाति इसको पौड़ा नृत्य कहते हैं, पौड़ा,
ठीक है। ये पौड़ा से एक बार प्रश्न आया था, जहाँ मुझे ध्यान आ रहा है थोड़ा, कि पौड़ा नृत्य मतलब छोलिया नृत्य को भोटिया जनजाति में कौन सा कहा जाता है, या पौड़ा इस टाइप से कुछ था। तो इसी से संबंधित था कुछ, ध्यान नहीं आ रहा अभी। तो ये है क्या, एक क्या है, युद्ध प्रधान नृत्य है। ठीक है। अ, एक प्रश्न अगर बनेगा तो स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा कि छोलिया नृत्य हेतु कुमाऊं की शौका जनजाति प्रसिद्ध है। तो इस नृत्य के लिए शौका जनजाति, कुमाऊं, कुमाऊं की शौका जनजाति क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक हो गया। तो ये क्या हो गया आपके, छोलिया नृत्य। ठीक है। और ये शादी या मनोरंजन में एक विशेष वस्त्र इसमें धारण किए जाते हैं। जैसे छोलिया आपने देखा होगा, आजकल तो पहाड़ में बिना छलिया के शादी नहीं होती है। ठीक है। तो उनके कपड़े देखे होंगे तो एक विशेष प्रकार के वस्त्र धारण करते हैं, विशेष प्रकार के वस्त्र। ठीक है। तो ये छोलिया नृत्य की क्या है, विशेषताएं हैं। ठीक है। तो ये पॉइंट किससे बनेंगे, छोलिया नृत्य से बनेंगे। अगला नृत्य अब आते हैं, हमने इससे पहले छोलिया नृत्य पढ़ा था, अब अगले नृत्य में आते हैं बाजूबंद नृत्य। तो यह रवाई क्षेत्र, वह जौनपुर क्षेत्र में होता है ये बाजूबंद नृत्य। यह नृत्य गीत के रूप में भी जाना जाता है, बाजूबंद। ठीक है। एक नृत्य मतलब बाजूबंद नृत्य में मिलेगा और गीत में भी मिलेगा। ठीक है। इसमें स्त्री पुरुष का संवाद होता है बाजूबंद में, और इसको संवाद नृत्य भी कहा जाता है, बाजूबंद नृत्य को। इस नृत्य का विषय प्रेम है। ठीक है। बाजूबंद नृत्य जो है, इसका विषय क्या है, प्रेम है। गढ़वाल में इस नृत्य को दूड़ा नृत्य कहते हैं। ठीक है। तो बाजूबंद से मैंने क्या क्या पॉइंट बताए, एक तो हो गया कि कहाँ प्रचलित है ये, रवाई क्षेत्र में, मिटा देता हूँ, रवाई क्षेत्र में, और जौनपुर, रवाई क्षेत्र जौनपुर क्षेत्र में प्रसिद्ध है। दूसरा, यह क्या है, संवाद नृत्य है, संवाद नृत्य। अब संवाद नृत्य का मतलब है कि इसमें क्या किया जाता है, एक दूसरे से वार्ता की जाती है, संवाद होता है। जैसे कंपटीशन टाइप का, यहाँ से कुछ बोल दिया, वहाँ से कुछ और, गाने के हिसाब से। जैसे मैंने गाने के लिहाज से यहाँ से कुछ बोल दिया, वहाँ से कुछ और बोलेंगे। अगर एक गाना आया था पहाड़ी में, मुझे याद नहीं आ रहा, श्वेता महारा का आया था, वो संवाद के वो था, गीत था, संवाद नृत्य। ये बाजूबंद नृत्य से रिलेटेड था वो भी। गाने का टाइटल याद नहीं आ रहा मुझे, अगर याद आएगा तो मैं एडिटिंग में साइड में वो लगा दूंगा पोस्टर, वही है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, स्त्री और पुरुष क्या करते हैं, एक दूसरे से गाने के गा के मतलब एक दूसरे से बात करते हैं, तो इसलिए इसको संवाद नृत्य कहा जाता है। ठीक। इसका विषय क्या होता है, प्रेम। तो इसका विषय क्या है, प्रेम। ठीक हो गया। और मैंने क्या बताया था, गढ़वाल में इस नृत्य को क्या कहा जाता है, दूड़ा नृत्य, दूड़ा नृत्य ये कहा जाता है गढ़वाल में। तो ये पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे, किससे, बाजूबंद नृत्य से। और यह नृत्य गीत के रूप में भी जाना जाता है, नृत्य गीत। कौन सा, बाजूबंद नृत्य गीत के रूप में भी जाना जाता है। ये पॉइंट आपका क्या रह जाएगा, इंपॉर्टेंट रह जाएगा। अगले नृत्य में आते हैं, अगला नृत्य होगा आपका हारुल नृत्य। हारुल नृत्य, मैं जो जो भी नृत्य लिखा रहा हूँ इंपॉर्टेंट नृत्य है, आपको इनको पढ़ना है, एक बार रिवीजन करना है, उसके बाद इसी नृत्य वाले चैप्टर से मॉक लगाना है। मॉक भी आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। तो आपको मॉक लगाना है, पहले पढ़ना है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका रिवाइज करना है। परीक्षा वाणी में भी आपको ये चीज़ मिलेगा। आप अगर नहीं, अगर आपको मिले 25-26 या 26-27 जो नई एडिशन आएगा, मेरे ख्याल से अप्रैल में आएगा नया एडिशन, अगर 25 वाली भी है वो भी चल जाएगा, कोई वो नहीं है, बड़ी बात नहीं है। बस कुछ आंकड़े चेंज होंगे नए वाले में, लेकिन लेटेस्ट होनी चाहिए। यानी कि आज से 3-4-5 साल पुरानी परीक्षा वाणी से पढ़ रहे हो तो उसमें कुछ चीज़ें अपडेटेड नहीं है, क्योंकि अब क्योंकि आयोग भी अलग तरीके से पूछ रहा है, तो परीक्षा वाणी ने भी अपनी किताब को उसी तरीके से मॉडिफाई करा है, मॉडिफाई कर रखा है। तो आप नई वाली परीक्षा वाणी लें,
उसमें आपको लोकगीत, लोक नृत्य और ये बहुत अच्छे तरीके से और मेन मेन चीज़ें दे रखी हैं उसमें, तो आप उससे भी पढ़ोगे तो थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। जो चीज़ बाय द वे यहाँ छूट गई हो तो वहाँ आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो बाकी मानना ना मानना आप पे है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा जो बच्चा मुझसे जुड़ा है तो प्लीज़ ज़रूर अपना काम करें, होमवर्क जो दिया है वो करें। गारंटी देता हूँ, 100% गारंटी तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये स्क्रीन पे 100% गारंटी लिख रहा हूँ, ठीक है। हालांकि इतनी गारंटी कोई नहीं देता, हापिक भी 99.9% बोलता है, ठीक है। तो चलो इसको साइड रखते हैं इस बात को। फिलहाल मैं कह रहा हूँ, अगर आप जो मैं काम दे रहा हूँ रोज, होमवर्क, ये डेली करो। आपको बोर लगेगा, पित्त लगेगी, या आपको दिक्कत आएगी ये चीज़ फॉलो करने में, लेकिन अगर आपने ये फॉलो कर दिया तो चांसेस हैं। दूसरा, जो मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ इसको पढ़ो। जो मैं क्लास में जो टॉपिक करा रहा हूँ, ये पूरी जिम्मेदारी मुझ पे मत डालो ना। हाँ, क्लास मैं पूरी कोशिश है मेरी कि कोई भी पॉइंट ना छूटे आपका। मैं अपनी तरफ से पूरा वो कर रहा हूँ, और कोशिश मेरी यही है कि कोई भी पॉइंट ना छूटे बच्चे का। ऐसा ना हो कि पेपर में जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है और उसी से कोई क्वेश्चन आ रहा है और बच्चे को नहीं आ रहा है, तो वो फिर वो बात मुझ पे आ जाएगी। तो कोशिश मेरी पूरी यही है कि कुछ भी ना छूटे। लेकिन अगर मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, आप क्लास पढ़ रहे हो, उसके बाद अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो फिर कोई बात नहीं रह जाएगी। तो इन सब का सबसे बड़ा क्या आ जाएगा आपका, रिवीजन। ये रिवीजन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। होमवर्क करो, अच्छी बात है, क्लास पढ़ो, ये भी अच्छी बात है। टॉपिक टॉपिक इसलिए लिखा है मैंने, जो मैं क्लास में जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसको तुमने खुद से पढ़ना है परीक्षा वाणी से, या कोई किताब आपके पास बीएस नहीं की हो उसमें भी मिल जाएगा आपको। जरूरी नहीं है परीक्षा वाणी, जो किताब आपके पास अवेलेबल हो। नई परीक्षा वाणी इसलिए कह रहा हूँ कि वो थोड़े अच्छे नए तरीके से थोड़ा मॉडिफाई कर रखी है ना। नई बीएस नहीं की ले लो, वो भी अच्छी किताब है। तो ये चीज़ कर लो, ये तीन काम, और साथ में जो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्लास पढ़ ही रहे हो, नोट्स बना लो, रिवीजन कर लो। और उसके बाद ये जो इतने काम कर रहे हो उसका तुम्हें एक मॉक देना है। ये भी आपके पास, ये भी आपको यही मिलेगा। अगर मॉक दे दिया आपने, ये चीज़ करने के बाद, ये करने के बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर दिए, तो वो क्वेश्चन अगर मान लो 20 नंबर का मॉक है, अब मॉक में हम ऐसे क्वेश्चन तो डालेंगे नहीं एकदम ढीले डाले। हाँ, कुछ क्वेश्चन थोड़े रहते हैं, मतलब वन लाइनर जो पुराने उसमें रहते हैं। तो कुछ क्वेश्चन तो ये रहते हैं, क्योंकि आप मेन एग्जाम में दोगे तो कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये चीज़ तो सबको आता हो। तो 20 में से अगर 15 15+ नंबर आ गए तो समझ लो टॉपिक आपका क्लियर है, लगभग कन्फर्म है, और आप वो टॉपिक दोबारा सिर्फ एक बार रिवीजन कर सकते हो एग्जाम टाइम पे। अगर आपके 15 नंबर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब है उस टॉपिक में तुम्हारी मेहनत, या तुम्हारे जो है रिवीजन है या होमवर्क है तो नहीं कर पा रहे तुम। तो इसका मतलब है पढ़ाई में कहीं ना कहीं कमी आ रही है और आप पढ़ नहीं रहे हो। मैं आऊँगा, क्लास पढ़ाऊँगा 1 घंटा 2 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा। कोई भी टीचर आपको 2 घंटे 3 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा चलो मैं 4 घंटे पढ़ा दूँ, लेकिन उससे ज़्यादा तो नहीं पढ़ा पाऊँगा ना, उससे ज़्यादा तो तुम्हारी मेहनत है, ठीक है। वैसे भी मैं 4 घंटे ज़्यादा ही हो गया है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा, 1 घंटा हिंदी, 1 घंटा उत्तराखंड, या 1.5 घंटा उत्तराखंड, आधा घंटा 45 मिनट हिंदी। हिंदी एक टॉपिक हो जाता है इतने इतने में, तो यही कराऊंगा ना मैं। लेकिन उसके बाद जो आपके पास पूरे दिन के, मान लो चलो 12 घंटे मानता हूँ मैं, आधा रात का मान लो, आधा चलो दिन का मान लो, 12 घंटे में से अगर आप 2 घंटे यहाँ दे रहे हो तो फिर भी आपके पास 10 घंटे बचते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चों आप 10 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ने का तो कोई बात ही नहीं है, है ना। मैं कह रहा हूँ आपके पास 12 घंटे है, 12 में से 2 घंटे आपने क्लास पढ़ी, ठीक हो गया। अब आपके पास 10 घंटे बचते हैं। इस 10 घंटे में से आप सिर्फ 5 घंटा निकाल लो सेल्फ स्टडी के लिए। सेल्फ स्टडी, ठीक है, STUDY लिख लेना। सेल्फ स्टडी के लिए ये टाइम निकाल लो। 5 घंटे में आपको रिवीजन भी करना है और कुछ नया भी पढ़ना है। नया होमवर्क जो दिया है वो आपके लिए नया हुआ, ठीक है। होमवर्क आपको GS से मिल रहा है, उत्तराखंड से मिल रहा है, हिंदी से मिल रहा है। अब जो मैं दे रहा हूँ वही टॉपिक तो पढ़ने हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपके लिए
मतलब पहाड़ नहीं हो गया कि क्या पढ़ूँ, आज समझ नहीं आ रहा मुझे क्या पढ़ना है। टारगेट यहाँ से मिल रहा है आपको, आपको उनको पढ़ना है बस। शाम को क्लास होती है, मैं कोशिश करूँगा कल से कि आपको सुबह क्लास प्रोवाइड कर दी जाए, ताकि आप सुबह पढ़ो तो शाम तक आपका पूरा रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, थोड़ा टाइमिंग ऊपर नीचे हो रहा है। मैंने एक तो अनाउंस कर दिया, फिर टाइम भी कम था, 50 दिन लगभग थे। अगर हम अगर डे बाई डे काउंट करें तो फिर भी नहीं पहुंच पा रहा था, तो इसलिए फिर मैंने शुरू कर ही दिया जल्दबाजी में, नहीं तो 1 तारीख से प्लान था शुरू करने का। टाइम की कमी थी, मैंने कहा 1 तारीख से करूँगा, फिर वो टाइम और कम पड़ जाएगा, तो इसलिए 50 दिन का टारगेट लिया था, इस हिसाब से मैंने शुरू कर दिया। तो फिलहाल आपको ये क्लास कोई नहीं, थोड़ा लेट मिलेगी। तो खैर कोई नहीं, कल से मैं 1 अप्रैल से आपको कोशिश करूँगा कि सुबह से आपको क्लास मिल जाए, कि आपको 1 अप्रैल की क्लास सुबह मिल जाए। उसके बाद फिर आप सुबह क्लास पढ़ के आप अपना दिन भर रिवीजन वगैरह और जो भी होमवर्क है वो कर सकते हो। तो ये कोशिश रहेगी फिलहाल। आप चलो इस पे फोकस करते हैं। ये है यार बच्चों, आप ये चीज़ कर लो तो आप किसी पे निर्भर नहीं रहोगे फिर, कि मुझे समझा दो टॉपिक, मुझे ये पढ़ना है। क्योंकि आप इतनी मेहनत लगा रहे हो यहाँ, जान लगा रहे हो, तो आपका फिर सिलेक्शन जो होगा ना वो जल्दी होगा। 10 साल, 8 साल, 5 साल ऐसे नहीं लगेंगे। उत्तराखंड को मतलब उत्तराखंड एग्ज़ाम की तैयारी करने का मतलब लोग समझते हैं कि 10 साल लगेंगे, 12 साल लगेंगे, 8 साल लगेंगे, 3 साल तो मान के चलो। कई लोग कह देते हैं मुझे 10 साल लगे। लगे हैं, बहुतों को लगे हैं, 10 साल लगे हैं, 8 साल, 7 साल, 5 साल, 3 साल। कई तो 1 साल 1.5 साल में भी पेपर निकाल के बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने क्या करा, कंटिन्यू चीज़ें करी, कंटिन्यू पढ़ा। ठीक है, तो आपने भी यही चीज़ें करनी है, कंटिन्यू पढ़ना है, ब्रेक नहीं करना है खुद को। अभी अब देखो अप्रैल का महीना लग गया, मार्च चले गया, अप्रैल लग गया, अब अप्रैल में कुछ शादियाँ वादियाँ शुरू हो जाएंगी, तो बच्चे क्या करेंगे, अरे चलो आज शादी है चले जाते हैं। वो 2 दिन वहाँ बुस हो जाएगा आपका। कभी किसी के बर्थडे हो गया, बर्थडे में चले जाओगे, वो 2 दिन वो बुस हो जाएगा। 2 दिन नहीं, चलो 1 दिन बुस हो गया आपका। कोई कुछ फंक्शन हो गया, वहाँ चले जाओ, चलो दोस्त आया उससे मिलने चले जाओ। तो ऐसे अगर करोगे तो फिर पढ़ाई पढ़ाई में जो आपका जो होता है डिस्टर्ब आ जाता है। जाओ घूमने जाओ, शादी में जाओ, बर्थडे पार्टी मनाओ, सब चीज़ करो। 5 घंटे पढ़ लो, प्लस 2 घंटे क्लास पढ़ लो, जाओ फिर जहाँ जाना है तुमने। और मैंने पहली क्लास में भी बोला था कि बच्चों तुमने सिर्फ 5 घंटे पढ़ना है। तुम्हारा ये नहीं कि मैं 10-12 घंटे गया हूँ। 5 घंटे अगर रोज़ पढ़ोगे ना, तो तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि पढ़ाई में कोई विलम्ब आ रहा है, मतलब तुम्हें लगेगा ही नहीं कि मेरी पढ़ाई छूट रही है। 5 घंटे बहुत होते हैं। और लगातार नहीं पढ़ सकते हो, कोई बात नहीं, 2 घंटे सुबह पढ़ लो, 2 घंटे शाम को पढ़ लो, 1 घंटा कहीं निकाल लो दिन में। दिन में नहीं भी निकाल रहे हो, 3 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम पढ़ लो। ऐसे बना लो शेड्यूल, 3 सब्जेक्ट हैं आपके, 3 सब्जेक्ट को बांट लो। तो ऐसे करना, मतलब मेनली 3 सब्जेक्ट हैं, हालांकि उसमें फिर कंप्यूटर वगैरह ये चीज़ें भी आ जाती हैं, तो वो आपने फिर डिवाइड करना पड़ेगा चीज़ों को। लेकिन जो मेनली है आपके, जो मेन है वो हिंदी है, उत्तराखंड और जीएस है। तो अगर ये तीनों का कॉम्बिनेशन अगर अच्छे से बना लोगे, तो 10 नंबर की रीजनिंग के लिए आप आराम से टाइम निकाल सकते हो। आराम से संडे के दिन रीजनिंग कर लो। ज़रूरी थोड़ा है कि संडे के दिन थोड़ा फ्री रहते हो, लाइब्रेरी वगैरह नहीं जाते हो अगर। वैसे भी आज की डेट में मुझे लगता है कि हर बच्चा मतलब जितना मेरे को लगता है कि 7 घंटे से ज़्यादा ही पढ़ रहा है। जो सीरियसली तैयारी कर रहा है, 7 से ऊपर तो पढ़ ही रहे हो। और 2 घंटे 3 घंटे वाले बच्चे भी पढ़ रहे होंगे, वो ऐसे हैं कि वो चलो पढ़ लेते हैं, चलो देख लेते हैं। कभी फिर वो दोस्त मिल जा रहा है, वो चले जा रहे हैं घूमने या चाय पीने, चाय में टाइम लग जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी बातें हो जाती है, चलो डिस्कशन कर लेते हैं, डिस्कशन के बहाने कुछ और ही बातें हो जाती हैं। ऐसा होता है क्योंकि हम लोगों ने भी तैयारी कर रखी है ऐसी। थोड़ा दोस्ती में थोड़ा ये चीज़ें भी हो जाती हैं, अन्य आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ टॉपिक बातें हो जाती हैं। लेकिन फ़िलहाल आपका फ़ोकस यही रहना चाहिए। अगर वीडियो की तैयारी कर रहे हो तो आप फ़िलहाल दोस्ती को भूल जाओ कुछ टाइम के लिए। कुछ टाइम के लिए रिश्तेदारी या अन्य अन्य चीज़ें भूल जाओ, शादी भूल जाओ, कोई नहीं, इस बार शादी में नहीं जाओगे, अगली बार किसी दूसरे की शादी में चले जाओगे। अगर ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, अपनी 5 घंटे की पढ़ाई करो और चले जाओ शादी में। मैं ये भी नहीं कह रहा कि शादी में मत जाओ, 10 घंटे 12 घंटे एकदम लगे रहो, पढ़ो, आप ये करो वो करो। जाओ एंजॉय करो, हर चीज़ के लिए टाइम है। कल के दिन उम्र हो जाएगी, फिर शादी में भी जाने में शर्म लगती है। एक टाइम आ जाता है कि यार उम्र हो गई है, लोग कहेंगे कि भैया अभी तक जॉब नहीं लगी, क्या हो गया तुम्हें। तो ये भी शर्म लगती है। तो हर चीज़ एंजॉय करो। अभी जो उम्र है, जैसी उम्र है, उस उम्र को उस हिसाब से जियो, लेकिन पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। चलो ठीक है, अगला मैं ही भूल गया, मैंने क्या शायद हारुल नृत्य की बात कर रहे थे। ठीक है, तो अगला नृत्य आएगा आपका हारुल नृत्य। ठीक है,
तो हारुल नृत्य क्या है कि ये पांडव जीवन पर आधारित नृत्य है हारुल, ठीक है। और इसको एक प्रकार का लोकगीत भी माना जाता है, जैसे मैंने बाजूबंद को बताया था ना नृत्य गीत, ठीक है। तो वैसे ही हारुल को भी लोकगीतों में गिना जाता है, ठीक है। क्योंकि पांडव जीवन पर आधारित नृत्य है तो इसमें उनके कथाओं के बारे में, उनकी गाथाओं के बारे में बात की जाती है एक गीत के माध्यम से, यानी कि गाने के माध्यम से इन चीज़ों के बारे में बात की जाती है। तो हारुल नृत्य अगर आएगा तो पहला पॉइंट तो ये बनेगा आपका कि पांडव जीवन पर आधारित है। पहला पॉइंट पांडव जीवन पर आधारित है। दूसरा पॉइंट अगर इसमें बनाना चाहो तो दूसरा पॉइंट क्या बनेगा कि यह जौनसारी समाज का नृत्य है। जौनसारी समाज का नृत्य, समाज का नृत्य। अगर कोई जनजाति वाला नृत्य है तो उसको, खैर उसको लिख तो लो अभी, क्योंकि तभी तुम्हें थोड़ा ध्यान रहेगा, लेकिन जब मैं जनजाति पढ़ाऊंगा तो उसमें भी ये चीज़ें मैं कवर करूंगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट कि पांडव जीवन पर आधारित नृत्य है। दूसरा पॉइंट हो गया कि जौनसारी समाज का क्या है, नृत्य है, कौन सा, हारुल नृत्य। और मैंने एक पॉइंट और बताया था कि यह एक प्रकार का क्या है, लोकगीत है। यह एक प्रकार का लोकगीत है, लोकगीत है, ठीक है। ये 3 पॉइंट हो गए हारुल से, ठीक है। और एक पॉइंट और नोट कर लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है और वो वाद्य यंत्र है रामधनु, सॉरी रामतुला, हाँ। रामधनु तो तुलसीदास का नाम था, रामतुला वाद्य यंत्र का प्रयोग। तो अगर प्रश्न आएगा कि रामतुला वाद्य यंत्र का प्रयोग किस नृत्य में, किस लोकगीत में होता है, तो किस में होता है, हारुल नृत्य में होता है, ठीक है। किसका, रामतुला वाद्य यंत्र का प्रयोग, ठीक हो गया। अगला नृत्य है आपका लंगवीर नृत्य। लंगवीर नृत्य। अब लंगवीर नृत्य के बारे में कि यह नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। पहला पॉइंट, इसमें महिलाएं पार्टिसिपेट नहीं करती, पुरुषों द्वारा, ठीक है। और ये क्या किया जाता है कि खंबे में चढ़कर संतुलन बनाकर नृत्य किया जाता है। खंबे में खड़े होके, या खंबे में संतुलन बनाकर, लिख देता हूँ, खंबे में संतुलन बनाकर, संतुलन बनाकर किया जाने वाला नृत्य। बस ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे किससे, लंगवीर नृत्य से, ठीक है। पुरुषों द्वारा किया जाता है, और दूसरा खंबे में संतुलन बनाकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, लंगवीर। ये खंबा है, ठीक है, इसके शीर्ष पर चढ़कर बैलेंस बनाया जाता है और फिर नृत्य किया जाता है। कितना टफ नृत्य है, कौन सा, लंगवीर नृत्य, ठीक है। अगला नृत्य आएगा मंडाल नृत्य। यह केदार नृत्य भी कहा जाता है, इसे केदार नृत्य भी कहा जाता है। केदार नृत्य किसको, मंडाल नृत्य को केदार नृत्य कहा जाता है। देवी देवताओं के लिए किया जाने वाला नृत्य है ये। और गढ़वाल, टिहरी, उत्तरकाशी में देखने को मिलता है, कौन सा नृत्य, मंडाल नृत्य, ठीक है। गढ़वाल के, टिहरी प्लस उत्तरकाशी, टिहरी प्लस उत्तरकाशी में देखने को मिलता है कौन सा, मंडाल नृत्य, ठीक हो गया। और एक पॉइंट और ऐड कर देना इसमें कि यह देवी देवताओं के लिए किया जाता है नृत्य, देवी के लिए किया जाने वाला नृत्य। नृत्य समझ लेना, दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। क्या बताया मैंने मंडाल से कि केदार नृत्य कहा जाता है इसको, इसको देवी देवताओं के लिए किया जाने वाला नृत्य है ये। और गढ़वाल के, टिहरी और उत्तरकाशी में देखने को मिलता है कौन सा नृत्य, मंडाल नृत्य, ठीक है। अगला आएगा तांदी नृत्य। तांदी नृत्य, ये भी उत्तरकाशी व टिहरी के इलाके में देखने को मिलता है। उत्तरकाशी प्लस टिहरी, उत्तरकाशी और टिहरी में देखने को मिलता है ये नृत्य।
ठीक हो गया। तात्कालिक घटनाओं व प्रमुख व्यक्तियों द्वारा कट तात्कालिक घटनाओं व प्रमुख व्यक्तियों पर रचित गीत पर यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, कोई करंटली कोई अगर इंसिडेंट हुआ है या कुछ फेमस व्यक्तियों पर उन पे गीत लिखा जाता है और उस पर यह नृत्य किया जाता है। कौन सा? टांडी नृत्य। अगर पॉइंट में लिखोगे तो लिखना तात्कालिक घटनाओं, तात्कालिक घटनाओं प्लस प्रमुख व्यक्ति, प्रमुख व्यक्तियों पर रचित गीत, गीत पर किया जाने वाला नृत्य। कौन सा है? तांदी नृत्य। कहाँ देखने को मिलता है? उत्तरकाशी और टिहरी में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तांदी नृत्य। अगला नृत्य है चांचरी नृत्य। चांचरी नृत्य, यह गढ़वाल में किया जाता है। यह एक प्रकार का श्रृंगारिक नृत्य है। स्त्री पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। चांदनी रात में किए जाने वाला नृत्य कहा जाता है इसको, और यह एक प्रकार का प्रेम प्रसंग नृत्य है। तो अगला नृत्य है चांचरी नृत्य। यह गढ़वाल में किया जाता है। कुमाऊं में इस नृत्य को झूड़ा कहा जाता है। झूड़ा नृत्य। ठीक है, यह एक प्रकार का श्रृंगारिक नृत्य है। श्रृंगारिक नृत्य, और ये रात की चांदनी में किया जाता है। रात की चांदनी रात में किया जाता है चांचरी नृत्य, और ये एक प्रकार का प्रेम प्रसंग नृत्य है। प्रेम प्रसंग। ठीक, तो अगला नृत्य हमने क्या पढ़ा? चांचरी नृत्य। लगभग वैसे इम्पोर्टेंट जो नृत्य हैं सारे नृत्य कर दिए हैं। अब थोड़ा वन लाइनर में आते हैं जो खाली एक लाइन में आपका हो जाएगा, ज़्यादा डिटेल नहीं है उसमें, इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाएंगे। जैसे छोपती नृत्य होता है। छोपती नृत्य नृत्य अब ये छोपती नृत्य क्या है कि गढ़वाल क्षेत्र में क्या है, प्रसिद्ध नृत्य है। यह संयुक्त रूप से किया जाने वाला नृत्य है और इसमें प्रेम व रूप भाव पर आधारित नृत्य है। पहला तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि प्रेम व रूप भाव पर आधारित छोपती। दूसरा आएगा गढ़वाल में किया जाने वाला नृत्य। तीसरा आएगा संयुक्त रूप से किया जाता है। संयुक्त रूप से, इसको सामूहिक भी बोल सकते हो। अगला नृत्य है घुघुती नृत्य। घुघुती नृत्य, यह एक प्रकार का मनोरंजन नृत्य है। ठीक है, ये बच्चों द्वारा किया जाता है। बच्चों द्वारा या बच्चों के लिए कह सकते हो, बच्चों पर आधारित। घुघुती बासुती ऐसे कुछ बोलते हैं। घुटने में बच्चों को बिठा के, वो एक प्रकार से ऐसा है। ठीक है, अगला है मेला नृत्य।
गढ़वाल में दिवाली पर किया जाता है मेला नृत्य। दिवाली पर, दिवाली पर, दिवाली पर है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ फिर से। दिवाली पर यानी कि दीपावली के टाइम पे यह नृत्य किया जाता है। रणभूत नृत्य, रणभूत नृत्य। अगला रणभूत नृत्य, ये अस्त्र शस्त्र की प्रधानता रहती है इस नृत्य में। अस्त्र शस्त्र, अस्त्र शस्त्र की प्रधानता रहती है। यह गढ़वाल क्षेत्र का नृत्य है, गढ़वाल क्षेत्र का नृत्य रणभूत, ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र का नृत्य। वीर गति प्राप्ति की आत्मा, जो वीर गति प्राप्ति हो गई है जिनको, या जो वीर गति आ चुके हैं, वीर गति, उनकी आत्मा की शांति हेतु, आत्मा की शांति हेतु यह नृत्य किया जाता है, या उनके सम्मान में, या उनकी शांति हेतु इस किया जाता है। एक पॉइंट और बनता है इसमें कि यह नृत्य, या मैं नृत्य लिख देता हूँ, या यह नृत्य समझ लो, यह नृत्य देवता घिराना नृत्य भी कहलाता है। देवता घिराना नृत्य, इंपॉर्टेंट चीज तो मैं गलत कर दे रहा हूँ, कैसे होगा, लिख लो घिराना नृत्य। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, रणभूत नृत्य। ठीक, वैसे आपका आता है भड़ो या पवाड़ा। भड़ो, ठीक है, ये वीरों की गाथाओं को बोलते हैं, ऐतिहासिक गाथाएं या अनैतिहासिक, या जो वीरों की मतलब गाथाएं होती हैं उसे पवाड़े बोलते हैं। ठीक है, पवाड़े या भड़ो, कुमाऊं में पवाड़ा, गढ़वाल में भड़ो। ठीक है, तो गढ़वाल व कुमाऊं में वीरों की गाथाओं को बोलते हैं भड़ो या पवाड़ा। इसमें लिख देता हूँ मैं वीर गाथाओं को। ठीक है, वैसे जागर नृत्य, पौराणिक गाथाएं ये बता दिया था मैंने, झूड़ा बता दिया, झूड़ा चांसी अभी बताया था। भगनौल नृत्य कुमाऊं मेले के अवसर पर गाया जाता है, भगनौल, मेले में। ये भगनौल गीत भी है, गीत, गीत भी है, नृत्य भी है। ठीक है, वैसे पवाड़े भड़ो ये भी, ये गीत है, लोक गाथाएं बोलते हैं इनको, गा के गाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है, हमारे अन्य नृत्य भी है, जैसे गमरा नृत्य। ये भी इम्पोर्टेंट है, गमरा नृत्य। ये पिथौरागढ़ के सोर अस्कोट क्षेत्र में कुंवारी कन्याओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, पिथौरागढ़ और अस्कोट, हालांकि पिथौरागढ़ में आता है अस्कोट, पिथौरागढ़ का सोर कह सकते हो। ठीक है, सोर अस्कोट, इस क्षेत्र के क्या होता है कि कुंवारी कन्याओं द्वारा किया जाता है, कुंवारी कन्याओं द्वारा, कन्याओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य गमरा नृत्य। ठीक है, ऐसे ही एक नृत्य और आता है ठुल खेल। ठीक है, ये गीत में भी आता है ठुल खेल गीत। ठीक है, ये भोटिया समाज द्वारा, ये जनजाति लिख सकते हो, भोटिया समाज द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, अब इसमें क्या कहता है कि पुरुष वर्ग इसमें खास तौर पे भाग लेता है, पुरुष वर्ग, पुरुष वर्ग क्या भाग लेता है किसमें, ठुल खेल में। और ये जो ठुल खेल है वो पिथौरागढ़ के सूर, शिरा, अस्कोट आदि में तुम्हें क्या मिलेगा, ये ठुल खेल मिलेगा। सूर, शिरा,
अशकोट क्षेत्र, क्षेत्र ठीक है। सोर वर्तमान पिथौरागढ़ वाले क्षेत्र को बोलते हैं। शिरा डीडीहाट के क्षेत्र को लिख देता हूँ, डीडीहाट। हिस्ट्री में पढ़ोगे इसको आप, पिथौरागढ़ ठीक है। अस्कोट अस्कोटी हुआ ठीक है। हालांकि ये सभी पिथौरागढ़ के अंडर आते हैं, लेकिन जो पिथौरागढ़ का मेन है जहाँ पे मार्केट है वो आता है सोर में, और सिरा आता है डीडीहाट में। ठीक हो गया, धुलखेल भी बता दिया मैंने। बाकी फिर अन्य नृत्य हैं जो उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखते। अगर सारे नृत्य हम कवर करें तो क्लास भी लंबी हो जाएगी। और वैसे भी मैंने इम्पोर्टेंट नृत्य आपको बता दिए हैं, उनसे रिलेटेड फैक्ट बता दिए हैं। अन्य अगर कोई बाय द वे अगर कोई छूट जाता है तो उसको हम संडे की क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि ये क्लास ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। आई थिंक 1 घंटे से ऊपर क्लास हो गई है, तो उसको हम आगे करेंगे। वैसे ज़्यादा नहीं छूटा है, वैसे मैंने बता दी है, लगभग लगभग सब चीज़ें बता दी है। फिर कुछ लोकगीत और लोक नृत्य सेम है, तो उनको जब मैं लोकगीत पढ़ाऊँगा तो उसमें भी उसको मैं कवर कर दूँगा, तो आपका वो क्या हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा वो चीज़। तो बाकी संडे वाली क्लास में और कुछ मॉक में हम कवर कर लेंगे कुछ चीज़ों को। फिलहाल इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई हैं आपकी, ठीक है। तो आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी है या ख़राब लगी या एवरेज लगी, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप अपना रिव्यू देंगे तो उससे हमें क्या होगा, एक आगे की क्लासों के लिए एक रास्ता मिल जाता है कि बच्चों को किस टाइप की क्लासें पसंद आ रही हैं, किस टाइप से बच्चों को पढ़ना है। तो ये चीज़ें होती हैं। आप फीडबैक ज़रूर दीजिए और शेयर कीजिए क्लासेज को। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो उन्हीं के लिए अच्छा होगा, हमारे लिए भी अच्छा है, हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है, हम भी आगे काम करने के लिए मोटिवेट रहते हैं। ठीक, फिलहाल इस क्लास को इतना ही रखते हैं। उत्तराखंड का जो आपका आज का जो टॉपिक था लोक नृत्य, उसको हमने कंप्लीट कर दिया है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कल सुबह मिल जाएंगे। और कल की क्लास जो भी रहेगी, जो कल का टॉपिक, वैसे सही तो ये रहेगा कि लोकगीत हम कल कवर करें, और लोकगीत वाला जो टॉपिक रहेगा उसको मैं कल सुबह आपको डाल दूंगा क्लास में, तो आप उसको कल सुबह ही क्लास पढ़ के आप उसको कर सकते हैं। और ये क्लास भी मुझे लग ही रहा है कि थोड़ा लेट ही आएगी, तो उसके लिए माफ़ी मांगते हैं, माफ़ी चाहते हैं। थोड़ी हमसे देरी हो गई है, बट कोई नहीं, हम कंटिन्यू करेंगे चीज़ों को, एक भी दिन छोड़ेंगे नहीं, गैप नहीं करेंगे, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आगे मिलते हैं दूसरी क्लास के साथ, किसी दूसरे टॉपिक के साथ, किसी दूसरे स्टेप के साथ, क्योंकि हर हर दिन हमारे लिए एक नया स्टेप है, और उसको हम कदम बाय कदम आगे बढ़ते रहेंगे, तभी हमें मंजिल प्राप्ति होगी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही करते हैं, आगे ज़रूर मिलेंगे आपको कल सुबह की क्लास में। तब तक आप बने रहिए। गुड नाइट, जय हिंद, वंदे मातरम।